पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तान कहता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो भारत का ही एक इंटीग्रल हिस्सा है, वहाँ पर पिछले चंद दिनों से बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की तरफ से ऐतिहासिक तौर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत के हिस्से में वापस जोड़ने के लिए, कई सरकारों की क्या निकम्मापन रहा है उस पूरे प्रोसेस में, और हाल ही में कैसे चीज़ें बदली हैं कि आज की डेट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एक बॉइलिंग पॉट बन चुका है और पाकिस्तान के लिए एक नया सिरदर्द बन चुका है। देखिए, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहली लड़ाई हुई और जिसको हम कहते हैं फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बाद उस समय पाकिस्तान ने लड़ाई के दौरान लड़ाई का टाइमिंग भी कुछ ऐसा जानबूझ के रखा कि अक्टूबर से लड़ाई शुरू करने के बाद दिसंबर तक उसने भारत के कश्मीर के कई इलाकों को इलीगली ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। इलीगली ऑक्यूपाई करते करते जब दिसंबर का महीना आया तो उसको भी मालूम चल गया कि अब हमने एक सब्सटेंशियल पोर्शन भारत की टेरिटरी कश्मीर का इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है, और अब क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी है तो इस कारण से भारत की सेना, पाकिस्तान की सेना आगे नहीं बढ़ सकती और ऑपरेशंस आगे नहीं कर सकती। और जैसे ये हुआ, इसके बाद उसने एक स्टेटस को मेंटेन किया और सबसे बड़ी बात, भारत को कंपेल किया इनडायरेक्टली अपने ब्रिटिश एजेंट्स के थ्रू, जो कि भारत के अंदर रह रहे थे, कि मसला कश्मीर का जो है उसको यूनाइटेड नेशंस ले जाया जाए। 1948 में जम्मू एंड कश्मीर के मैटर के बारे में जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस गए तो वहाँ पर उस समय यूनाइटेड नेशंस में जाकर भारत ने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद जो कुछ भी हुआ, इस वीडियो में खैर हम यूनाइटेड नेशंस की और नेहरू की उस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है समझने का कि 1948 तक, जब तक मार्च अप्रैल के महीने तक मौसम ठीक हो चुका था, दोबारा युद्ध हो सकता था। अगर भारत चाहती तो वो इलीगल जिस टेरिटरी को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था उसको छीन सकती थी वापस, लेकिन हमने छीना नहीं। और किन कारणों से नहीं छीना? सबसे पहले कि मार्च अप्रैल 1948 तक भारत के मन में, और उस समय जो हमारी लीडरशिप थी, खास करके नेहरू के लीड जो सरकार थी, उसके मन में एक बात बैठ चुकी थी कि इस मसले को अब अगर हल करना है तो यहाँ पर हमें स्टेटस को मेंटेन करना होगा। स्टेटस को का मतलब ये है कि जितनी टेरिटरी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके कब्जा कर लिया है, हमें मजबूरन उतने इलाके को एक्सेप्ट करना होगा कि वो इलाका उनके पास ही रहेगा, और जो इलाका हमारे पास बचा है कश्मीर का, हमें उस इलाके से सक्षम और खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। माइनर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट इधर उधर कर सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो मार्च अप्रैल तक 1948 के जब तक ये अजीब सी परिस्थिति हमारे मन में बैठ चुकी थी कि हमारी नीति कुछ इस प्रकार की होगी, इसके बाद का जो पूरा भारत और पाकिस्तान के बीच का इतिहास है, उस इतिहास में हमने फिर यही चीज़ देखी कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पॉलिसी के थॉट को लेते हुए भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कश्मीर के मसले को आगे लेके चर्चा करी। अक्टूबर 1948 की बात है कि कॉमनवेल्थ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में। उस लंदन की कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कॉमनवेल्थ के देशों ने पार्टिसिपेट करना था, वहाँ पर नेहरू की मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से। उस समय जब मुलाकात हुई तो नेहरू ने एक प्रपोज़ल दिया। नेहरू ने प्रपोज़ल उस कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के साइड पे बैठ के दिया और लियाकत अली खान को बोला कि देखो, ऐसा है, कश्मीर का एक इलाका तो तुम लोग इलीगली ऑक्यूपाई कर चुके हो, अब इस इलाके में स्टेटस को मेंटेन करो, और स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि तुम अब पूंछ का जो इलाका है वो हमसे ले लो, और साथ में थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट जो कश्मीर का इलाका है वो और हमसे ले लो, लेकिन उसके बाद कम से कम स्टेटस को मेंटेन करो। अजीब सी परिस्थिति है, अजीब सी बात है कि इतनी टेरिटरी जब इलीगली उसने आपकी ऑक्यूपाई कर ली थी, तो उसके बाद आपको जाकर 1948 में कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन पर ऐसी बात करने की आवश्यकता क्यों आई कि भाई आप और टेरिटरी देने को राज़ी हो रहे थे कश्मीर की पाकिस्तान को? उस समय नेहरू का लॉजिक ये था, नेहरू ने बोला कि भाई मसला कश्मीर को हम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ले जा चुके हैं, लेकिन उसने साथ में ये भी बोला नेहरू ने कि भाई मुझे लगता है कि सब्सटेंशियली ये जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, ये किसी प्रकार की कोई भी चीज़ कश्मीर के मसले को लेकर नहीं करेगा। तो इसीलिए उसके मन में ये था कि अब ये मसला एक ही तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, और वो है कि हम लोग एक स्टेटस को मेंटेन करें उस लाइन पे जिस लाइन को हमने सीज फायर लाइन डिजिग्नेट करके होल्ड करके रखा हुआ था 1947 से। अब जब ये परिस्थिति आई तो उस समय भारत के अंदर कई विशेषज्ञों ने इसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाई पूंछ का इलाका दे देने का चर्चा करना, इसके बाद ये बोल देना कि नॉर्थ वेस्ट कश्मीर के और इलाके आप जो है ले लीजिए, ये तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। इस प्रकार की बातें करना तो ये मतलब कश्मीर को तोड़ने वाली बातें हैं। लेकिन
उस समय के सुरक्षा विशेषज्ञ जो थे उन्होंने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा कि देखिए भारत के इस समय 1948 में परिस्थिति ऐसी है कश्मीर को लेके कि हम केवल दो ही चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ हम ये कर सकते हैं कि या तो हम प्रिपेयर हो जाएं एक ऑल आउट वॉर के लिए, कि या तो हम अब तैयारी कर लें चुपचाप कि भाई अभी समय है, पाकिस्तान ने इलीगली हमारी टेरिटरी हमसे छीनी है, हम लड़ाई के लिए युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर धावा बोल के आक्रमण करके वो टेरिटरी जो उसने इलीगली हमारे से कब्जा करके लेके रखी हुई है उस टेरिटरी को उससे वापस ले लें। और या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम सेटलमेंट के लिए माने। सेटलमेंट अगर पाकिस्तान के साथ करनी है तो उसके लिए फिर हमारे को एग्जिस्टिंग जो सीज फायर लाइन 1947 में बनी थी, जो सर्दियों के मौसम में जिस लाइन को होल्ड किया था इंडिया और पाकिस्तान ने कि चलिए मौसम ख़राब है, जब मौसम ठीक होगा तब आगे की चर्चा करेंगे, तो वो सीज फायर लाइन को फिर या तो टेम्पररीली हम लोग होल्ड करके रखें और इवेंचुअली लॉन्ग रन में उसी को हम लोग एक बॉर्डर बनाकर भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बना लें। अब ये पर्टिकुलर जो नेहरू की थिंकिंग थी वो बेसिकली ये दूसरे पॉइंट पर थी। नेहरू का मन ये नहीं था कि जो है भारत उस समय एक लड़ाई करे, एक ऑल आउट लड़ाई के लिए तैयार हो। शायद अगर भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो हो सकता है कि उस समय इस पर्टिकुलर लड़ाई के लिए भारत तैयार भी हो जाता, और अगर प्रधानमंत्री की जो कमान थी अगर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में होती तो शायद वो इस चीज़ को लेके इतना हिचकते नहीं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी करने की आवश्यकता नहीं, इलीगल टेरिटरी है, जो कानूनी तौर से अपराध है वो अपराध को अपराधी की तरह ही डील किया जाएगा। लेकिन उस समय तक नेहरू ने अपनी पोजीशन प्रिवेल कर ली थी। नेहरू ने पूरी की पूरी ये पोजीशन जो है भारत की सेना के अंदर, भारत की इंटेलिजेंस एपरेटस के अंदर और साथ ही में उसके जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो जाने माने देश थे उन सबको ये कन्वे कर दी थी कि हम लोग ऑल आउट लड़ाई नहीं करेंगे, हम मसला कश्मीर को जो है रिजॉल्व करेंगे केवल और केवल एक डायलॉग और डिप्लोमेसी से। मई 1955 की बात है कि नेहरू को दोबारा एक मौका मिला। उस समय उसने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट मोहम्मद अली बोगरा से दोबारा एक मुलाकात करी एक कॉन्फ्रेंस में। उस मोहम्मद अली बोगरा के साथ जब मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान का उस समय का प्रधानमंत्री था, उस समय नेहरू ने 1955 के मई के महीने में ये बात दोबारा से दोहराई और बोला कि भाई देखिए मैं तो आपको बोल रहा हूँ मसला कश्मीर का हल कर लीजिए, आप पूंछ का इलाका ले लीजिए, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में थोड़ा सा इलाका ले लीजिए और बाकी कश्मीर को आप जो है मेंटेन करके रखिए और मसले को सॉल्व कीजिए। उस समय तक पाकिस्तान के अंदर थॉट प्रोसेस बदल चुका था। पाकिस्तान ने जब ये पूंछ की ऑफ़र सुनी थी उसके बाद से उसने अपना नया मन मना लिया था। 1955 में जब मोहम्मद अली बोगरा को ये बात बोली गई तो बोगरा ने रिटेलिएट करते हुए ये बात बोली कि सुनिए नेहरू, ऐसा है कि आप सिर्फ जम्मू का हिस्सा रख लीजिए, बाकी पूरी कश्मीर घाटी से लेके पूरा का पूरा जितना कश्मीर है आप वो हमको दे दीजिए, उसी से मसला हल हो पाएगा। नेहरू ने उस चीज़ को मना कर दिया। अच्छा, सबसे आयरॉनिकल बात, ये शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है और आज के इस वीडियो में आपको पहली बार ये सुनने को मिलेगी। 1962 की जो झड़प हुई थी भारत और चीन के बाद, उस झड़प के बाद 1962 के बाद अमेरिका की CIA ने एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर कोशिश करी थी इस चीज़ को करने की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मसले रिजॉल्व हो जाए और मसला कश्मीर हल हो जाए। 1962 की भारत और चीन की झड़प के बाद 1963 में फरवरी के महीने में CIA ने अपना एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी जिसका नाम था डीन रस्क, उसको भारत भेजा था। उसको बोला था कि आप भारत की सरकार से चर्चा कीजिए, आप पाकिस्तान की सरकार से चर्चा कीजिए, कुछ भी करके जो है मसला कश्मीर को रिजॉल्व करवाइए। अब इसके पीछे की रणनीति क्या थी वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जब डीन रस्क भारत आया तो भारत आने के बाद उसने क्या किया। भारत आके उसने सबसे पहले जो है उस समय के रेल मंत्री स्वर्ण सिंह, उससे मुलाकात करी। उसके थ्रू उसने प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई कि हम ऐसा ऐसा सेटलमेंट चाहते हैं। और जब ये बात पहुंची तो उस समय नेहरू ने ये बात स्वर्ण सिंह को बोली कि भाई मैं तो इस मसले में पढ़ूंगा नहीं, तो आप अपने लेवल पे देख लीजिए क्या करना है। नेहरू ने इनडायरेक्टली स्वर्ण सिंह को सपोर्ट किया। स्वर्ण सिंह उस समय का रेल मंत्री, जिसका कोई मतलब डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं था, जिसका कोई इस इलाके से लेन देन नहीं था, हमारे देश का उस समय के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों को बिल्कुल साइडलाइन करते हुए एक रेलवे मिनिस्टर को, स्वर्ण सिंह को, कश्मीर के मसले पर चर्चा करने के लिए भेज दिया गया। खैर स्वर्ण सिंह बैठा उस समय डीन रस्क के साथ। स्वर्ण सिंह के साथ उस समय भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस था उसका नाम था DK पलित। लेफ्टिनेंट जनरल DK पलित जो था, स्वर्ण सिंह के साथ बैठ के उसने एक प्लान बनाया। प्लान में फिर वही बात बोली गई। प्लान में ये बात बोली गई कि देखिए पूंछ का इलाका थोड़ा सा हम आपको दे देंगे, और अब आप ध्यान दीजिए कि स्वर्ण सिंह ने
और भारत के लेफ्टिनेंट जनरल डीके पलित, जो कि उस समय पोस्ट होल्ड कर रहा था डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ की, इन दोनों लोगों ने एक प्रपोजल बनाया और साथ में ये भी बोला कि पूंछ का इलाका तो ठीक है, लेकिन कश्मीर घाटी के भी कुछ इलाके हम आपको दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर घाटी नहीं देंगे। आप भारत की पोजीशन में बदलाव देखिए। नेहरू अभी तक ये बोल रहा था कि थोड़ा बहुत कश्मीर की दूसरी टेरिटरी, जिसको उसने कभी स्पेसिफाई नहीं किया था, और पूंछ का इलाका उसने हमेशा ऑफर किया था। ये स्वर्ण सिंह डीके पलित की तरफ से पहली बार एक प्रपोजल गया डीन रस्क को, जो कि CIA का अधिकारी भारत आया हुआ था, कि भाई हम कश्मीर के अंदर कश्मीर घाटी का, जिसको कश्मीर वैली बोलते हैं, उसका थोड़ा सा टुकड़ा देने के लिए रेडी हैं, पूंछ देने के लिए रेडी हैं, बट बाकी कश्मीर घाटी यानी कि कश्मीर वैली का और कोई टेरिटरी को हम देने के लिए अभी तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान इतनी चीज़ से सक्षम है तो बताइए, बात करें। अब डीन रस्क उसके बाद पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बात करी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस समय ये बात बोली कि नहीं, हमें तो कश्मीर घाटी पूरी चाहिए, हमें चेनाब घाटी भी पूरी चाहिए। और तो और उसने ये बात पहली बार बोली 1962 के बाद। उसने ये कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि हमें लद्दाख का भी इलाका चाहिए। भारत को अगर कश्मीर का कोई भी इलाका मिलेगा तो वो केवल और केवल जम्मू का इलाका होगा। इस इलाके के सिवाय भारत को कोई हक नहीं है कश्मीर के ऊपर कोई टेरिटरी की कंट्रोल करने का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस बात के बाद स्वर्ण सिंह डीन रस्क के बीच का ये जो डायलॉग था ये सस्पेंड हो गया, ख़त्म हो गया। 1971 की जंग के बाद जब शिमला एग्रीमेंट 1972 में साइन हुआ, उस समय भारत के पास एक बहुत ही स्वर्ण मौका था। उस समय अगर आप चाहते तो पाकिस्तान को दबाव में लाकर कश्मीर की उस पूरी की पूरी टेरिटरी को जो इलीगली उसने ऑक्यूपाई करके रखी थी, उनके जो 93,000 आपके पास प्रिजनर ऑफ वॉर्स थे, उनको छोड़ने की शर्त आप इस पे रख देते कि आपने इलीगली जो टेरिटरी हमारी ऑक्यूपाई करके रखी है उसको लौटाइए एक जगह पर और अपने 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को ले लीजिए। लेकिन वो नहीं हुआ। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने सिर्फ एक ही चीज़ ये करी कि टेम्पररीली वो जो सीज फायर लाइन थी उसको रीनेम करके 1972 से उसने लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया। तो 1972 से जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया और आज तक हम उस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी टेम्पररी सीमा है जो कि बनी हुई है कश्मीर के घाटी के अंदर, जो कश्मीर को दो भागों में बांटती है। इंदिरा गांधी ने इस मसले का हल क्यों नहीं किया, इसके बारे में इंदिरा गांधी ही बेहतर बता सकती है, जो कि आज की डेट में तो अवेलेबल है नहीं। तो ये एक राज ही रह गया। इसके बाद 2005 तक कश्मीर के मसले पे कोई ज़्यादा गहरी चर्चा नहीं हुई। 2005 में मनमोहन सिंह और मुशर्रफ के बीच सबसे पहली बार एक नया फार्मूला अपनाया गया। ये नया फार्मूला ये था कि मुशर्रफ ने एक प्रपोज़ल दिया मनमोहन सिंह को। मुशर्रफ ने कहा कि देखिए एक काम ऐसा करते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर जितनी भी चर्चाएं आज तक हुई हैं उस पर हम कभी भी कोई भी सहमति बना नहीं पाए। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दें, और अगर लाइन ऑफ कंट्रोल ही इररिलेवेंट हो जाती है तो उसके बाद पूरे के पूरे कश्मीर को हम लोग एक सिंगल इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह देखें और वहाँ पर बाकी चीज़ों पे फोकस करें। मनमोहन सिंह ने पूछा कि भाई किस प्रकार की चीज़ें, तो उसने कहा मुशर्रफ ने कि भाई चीज़ें जैसे कि हम दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाएं, हम दोनों देशों के बीच में आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, खास करके कश्मीर के इलाके में। हम कश्मीर के इलाके में दोनों देशों के बीच में जो कल्चर के संबंध हैं, लोगों के संबंध हैं एक दूसरे से, उनको मजबूत करें। तो मुशर्रफ का फॉर्मूला था जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में या जिसको हम मिलिट्री लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन टेरिटोरियल सोल्यूशन, क्योंकि अभी तक जितनी चर्चा हो रही थी वो टेरिटोरियल सोल्यूशन की हो रही थी। अभी तक ये बात हो रही थी कि भैया टेरिटोरियल लेवल पे आप सॉल्व कीजिए। मुशर्रफ ने जो ये सोल्यूशन दिया कि क्यों ना हम एक नॉन टेरिटोरियल सोल्यूशन अपनाएं। ये नॉन टेरिटोरियल सोल्यूशन जो है इसको समझने की आवश्यकता है। कई बार ये बात बोली जाती है कि मनमोहन सिंह कश्मीर को सॉल्व करने के बिल्कुल एकदम आखिर पॉइंट तक पहुंच गए थे, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और मुशर्रफ के माइंड में जाइए। मुशर्रफ बोल रहा है कि एक नॉन टेरिटोरियल सोल्यूशन की बात करते हैं जिसमें बॉर्डर को छोड़ के ट्रेड, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज, इन चीज़ों की प्राइमेसी हो जाएगी। यानी कि इस अगर पॉइंट पे भारत मान जाता, जो कि नहीं माना क्योंकि ये प्रपोजल को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने पूरा का पूरा खारिज कर दिया था। लेकिन अगर भारत इस प्रपोजल को मान जाता तो आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इससे एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस ये हो जाता मुशर्रफ के इस फॉर्मूले से कि जो कश्मीर की घाटी का इलाका जो पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है वो
उसका एक हक बनता है और वो उसका एक लीगल टेरिटरी है। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने उस समय जाकर प्रधानमंत्री को यही बात बोली थी कि यदि आप इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा पोजीशन चेंज हो जाएगा कश्मीर को लेके, क्योंकि हम जो अभी तक ये पॉइंट बार बार बोलते आए हैं भारत की तरफ से कि कश्मीर का इलाका पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है, वो पूरा का पूरा पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ थी कि उस समय दबाव था कि ये वाले पोजीशन को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने मना कर दिया। तो प्रधानमंत्री ने इवेंचुअली इस प्रपोजल के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करी, और उसके बाद जब ये प्रपोजल के बारे में पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी बातें पहुंची तो इस प्रपोजल को पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। जब ये टॉक्स फिर से फेल हो गई तो उसके बाद अमेरिका की CIA ने एक नया प्रेशर शुरू किया। अमेरिका की CIA ने लगभग 2007-8 के आसपास एक कैंपेन चलाया था, और वो कैंपेन बड़ा अजीब सा था। अमेरिका के CIA के अधिकारियों ने एक साइकोलॉजिकल वॉर के तहत ऐसे मैसेजेस देने शुरू कर दिए थे कि भारत के कश्मीर की टेरिटरी को लेके जो महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, वो सिग्नेचर के बाद भारत की कोई लीगैलिटी नहीं है कश्मीर की घाटी को लेके, भारत की कोई लीगैलिटी नहीं है कश्मीर की टेरिटरी को लेके। यानी कि अमेरिका की CIA ने एक साइकोलॉजिकल कैंपेन शुरू किया ये कहते हुए कि भैया जो महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया था, जिस इंस्ट्रूमेंट को ब्रिटिश के लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के बराबर का दर्जा दिया गया था, जिसके तहत बाकी प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन भारत के इंडियन यूनियन में हुआ है, उन्होंने ये नैरेटिव शुरू किया कि नहीं, महाराजा हरी सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का मतलब ये नहीं है कि कश्मीर घाटी का लीगल कंट्रोल भारत के पास है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका की CIA ने 2008-9 में ये पर्टिकुलर कैंपेन क्यों चला है। उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि सबसे बड़ी चीज़ थी कि अमेरिका भारत पे दबाव डालना चाह रहा था। दबाव ये डालना चाह रहा था कि देखिए, आप मसला कश्मीर को या तो जल्दी रिजॉल्व कर लीजिए, वरना आपको लॉन्ग रन में हम लोग एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर नहीं मानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? दूसरी ये थी कि अमेरिका दबाव इस बात का भारत पे उस समय डाल रहा था कि यदि आप मसला कश्मीर को हल नहीं करते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलने के बाद हमारे पाकिस्तान के पास एक स्पेस क्रिएट हो रही है कि पाकिस्तान एक नया नैरेटिव क्रिएट करे। और 2009-10 में उस समय श्री अमरनाथ बोर्ड को लेके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था मैन्युफैक्चर पूरे के पूरे कश्मीर में, जिसके पीछे अब्दुल्ला फैमिली का बहुत बड़ा भी हाथ था। और उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर 2009-10 में बहुत ज़बरदस्त स्टोन पेल्टिंग हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। और उस पत्थरबाजी के बाद जब भारत की आर्मी ने उन पत्थरबाजों को पकड़ा था तो ये स्पेस को कैप्चर करते हुए पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बनाया था बहुत बड़ा कि देखिए, भारत जो है कश्मीर में ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका जबकि कोई इंटरेस्ट तो रखता नहीं, 1962 में भी उसने कोशिश ये करी कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला कश्मीर हल हो जाए। फिर 2009-10 में भी उसने ये कोशिश करी। आफ्टर ऑल ये अमेरिका इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा था? क्योंकि अमेरिका का एक उद्देश्य था। मैंने आपको उस टाइम पे भी ये बात बोली थी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि 1962 के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है। 1962 के पीछे की भी रणनीति और 2009-10 की भी पीछे की रणनीति दोनों सेम है। भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। दबाव ये डाला जा रहा था कि मसला कश्मीर को हल कीजिए, कश्मीर हमें जो है रेस्टिव नहीं चाहिए, कश्मीर पीसफुल होना चाहिए ताकि आप हमारा सहयोग करें चीन को काउंटर करने के लिए। बेसिकली अमेरिका जो है 2009-10 से 1962 से जो है इस चीज़ में कोशिश करता रहा है कि भारत की सरकारों को कन्विंस करता रहे कि आप हमारे नौकर और दलाल बन जाइए, आप जो है चीन को काउंटर करने में हमारी मदद कीजिए, आपकी और कोई हैसियत नहीं है, आप सिर्फ जो है हमारे लिए एक फ्रंट लाइन स्टेट बनिए। अनफॉर्चुनेट है भारत की तरफ से कि हमारी सरकार आज की डेट तक भी इस पॉइंट को मानती है और इस पॉइंट को मानते मानते इस नैरेटिव का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अमेरिका ने 1962 से लेकर इस चीज़ के ऊपर पूरा कोशिश करते हुए दबाव डालता रहा है वो, और उसने हमेशा से ये कोशिश करी है कि कश्मीर को एक वो फ्रिक्शन पॉइंट बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस पूरे गेम प्लान के बाद जो पाकिस्तान का कश्मीर का कंट्रोल था उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। 2014 के बाद परिस्थिति बदलनी शुरू हुई। 2014 के बाद परिस्थिति ये बदली कि भारत की सरकार ने सबसे पहले तो ये बात बोली कि देखिए, कश्मीर के ऊपर चर्चा होती है, कश्मीर में नॉन टेरिटोरियल ऑप्शंस के ऊपर चर्चा होती है, ये सब बातें अलग हैं। चर्चा तो केवल एक चीज़ पे होनी चाहिए, और चर्चा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जो इलीगली कश्मीर का इलाका ऑक्यूपाई करके रखा है, जिसको POK बोलते हैं, वो उसको कब छोड़ेगा।
और यही चर्चा, यही माइंडसेट को लेके 2014 के बाद जब सरकार ने नई रणनीति अपनाई तो उस रणनीति के तहत हमें 2-3 चीज़ें मिली। सबसे पहली बात कि 2015 में भारत की जो उस समय की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने सबसे पहले एक पॉइंट बहुत ही फोर्सफुली बोलना शुरू करा। उन्होंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हुए, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो इलाका है उसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। पूरे 2015 में जब हमने ये पॉइंट बार बार दोहराया तो 2015 के सितंबर-अक्टूबर के महीने में जब भारत संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में गया, उस संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भारत की उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ये बात को बहुत फोर्सफुली उठाते हुए बोला कि पाकिस्तान एक इलीगल टेरिटरी का ऑक्यूपायर है। ये पहली बार था पिछले कितने दशकों में कि जब भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी रणनीति संयुक्त राष्ट्र और पूरे विश्व तौर के सामने ये बात रखी कि देखिए कश्मीर को लेके पाकिस्तान चिक करता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन भारत की पोजीशन क्या है। क्योंकि 2014-15 तक भारत को यही नहीं समझ आ रहा था कि हम जो है किस नैरेटिव पे खेलें। पाकिस्तान नैरेटिव सेट कर रहा है, आप जो है उस पर जो है खेले जा रहे हैं। तो अब जो है 2015 ऑनवर्ड्स गेम उल्टा पड़ गया। अब भारत ने बोला कि नैरेटिव सेट हम करेंगे, खेलोगे तुम उस पर। तो भारत ने सबसे पहले ये बात बोली पूरे 2015 के दशक में कि पाकिस्तान एक इलीगल ऑक्यूपायर है। पाकिस्तान ने कश्मीर और ख़ास करके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। 2017 में जो भारत हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है, उस टाइम पे 2017 के प्रवासी भारतीय दिवस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि 2016 में भारत ये बात बोलने लगा कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो भारत के प्रवासी वहाँ रहते हैं उनको प्रवासी भारतीय दिवस में बुलाकर मौका देना चाहिए। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के उस कार्य से 2017 में जब प्रवासी भारतीय दिवस हुआ तो 90 लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की टेरिटरी से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आए और चुपचाप उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर करवाया गया। ये पहली बार था कि हमने भारत के प्रवासियों को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बुलाया। और तो और 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 अपने संविधान से हटा के फेंका, उसके सबसे बाद तुरंत भारत ने एक रणनीति के तहत एक बात बोलनी शुरू कर दी कि कश्मीर का इलाका पूरा भारत का था, पूरा भारत का है और भारत का रहेगा। और भारत ने एक सबसे बड़ी बात ये भी बोली कि पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब अगर चर्चा उसको कश्मीर पे हमारे साथ करनी है, हम चर्चा कश्मीर पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा कश्मीर पे सिर्फ एक ही चीज़ पे होगी, चर्चा होगी सिर्फ इस पॉइंट पर कि जो आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इलीगली कंट्रोल करके रखा है, आप उसको कब छोड़ेंगे। हमने पूरा का पूरा 2019 के बाद पाकिस्तान का नैरेटिव और खेल बदल दिया, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स एकदम नहीं आया। 2015 में जब से भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वो पोजीशन बोलनी शुरू करी, फिर संयुक्त राष्ट्र में जब हमने बोला, फिर 2017 में प्रवासी भारतीय दिवस में जो उनके पार्टिसिपेंट्स को बुलाया, और 2019 में अनुच्छेद 370 के बाद आप पूरी क्रोनोलॉजी को अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि उसके बाद भारत आज तक एक पॉइंट नंबर 1 मेंटेन करता आया कि हमें कश्मीर पे चर्चा करने में कोई संकोच नहीं। पाकिस्तान को कश्मीर पे चर्चा करनी है, हम तैयार हैं, हम आएंगे, बताओ जगह तुम बताओ, दिन तुम बताओ। लेकिन ये याद रखना कि चर्चा सिर्फ एक पॉइंट पे होगी, और वो पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास हमारा कश्मीर का इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, कब छोड़ रहे हो। अब उसके 2019 के बाद जब 2020-21 का समय आया, तो 2021-22 में एक बायो वॉरफेयर के दौरान जब कोरोना क्राइसिस हुआ और पूरा कोविड काल चल रहा था, उस दौरान 2022 में जब थोड़ा सा ये इशू सबसाइड हुआ, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को उस समय एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को 2022 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई कि अब आप देखिए कि पीओके में क्या हो सकता है। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 2022 से लेके अब 2024 तक पिछले 2 सालों में एक नई रणनीति तैयार करी। इस रणनीति के क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो भारत की रॉ आज की डेट में अपना रही है पीओके को लेके। पहला, भारत की रॉ सबसे पहले पीओके के अंदर रोज के
डेली बेसिस के डेवलपमेंट्स को रियल टाइम में मॉनिटर कर रही है। वो मॉनिटर इसलिए कर रही है ताकि ये चीज़ देखी जाए कि किस तरीके से पूरे के पूरे पीओके के अंदर लोगों के प्रति के एक अनरेस्ट है। एक इंटेलिजेंस संस्था जो है उसका सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो ये चीज़ को जांचती पड़तालती है कि किसी भी पॉपुलेशन के माइंड में, किसी भी एक इलाके की जो पॉपुलेशन है उसके मन में क्या चल रहा है। और भारत की RNAW आज की डेट में पीओके के अंदर रियल टाइम बेसिस पे, डे टू डे, आवर टू आवर, मिनट टू मिनट बेसिस पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, एक बहुत ही साइलेंट लेवल पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के एसेट्स का कल्टीवेशन किया जा रहा है उस पूरे इलाके में। और इन ह्यूमन एसेट्स के कल्टीवेशन के थ्रू तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज कर रहा है, डिप्लोमेटिकली दूसरे देशों को ये बात बता रहा है कि देखिए हमारा एक लेजिटिमेट कंसर्न है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत की लेजिटिमेट टेरिटरी है और ये टेरिटरी हमारी तब तक रहेगी जब तक ये टेरिटरी का कंट्रोल पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोवर्ट ऑपरेशन करना और सेना को भेज देना उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए, वो टाइप की चीज़ें भारत अभी नहीं सोच रहा है और ना ही वो कभी सोचेगा भी। वो चीज़ें जो हैं एक एड्रीनलिन रश को बढ़ाने के लिए सुनने में अच्छी लगती हैं, पर आप चीज़ को समझिए कि वो इलाका बड़ा स्ट्रैटेजिक है। उस इलाके को वापस लाने के लिए तरीका भी बड़ा स्ट्रैटेजिक होगा। भारत एक बात बोल चुका है और ये बात वो 2019 से क्लैरिफाई कर चुका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, भारत का था, भारत का रहेगा और एक दिन भारत उस इलाके की फिजिकल पोजीशन पाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब साइलेंट लेवल पर काम हो रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है, ग्लोबल लेवल पे कम्युनिटी को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया जा रहा है, इसके बाद क्या? अभी जब 4 जून के बाद सरकार आएगी वापस, सरकार सबसे पहले एक नया कदम उठाने जा रही है और वो कदम ये है कि आप देखेंगे कि आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर भारत अपने संसद के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से रिप्रेजेंटेशन को दिखाने जा रही है। ये सबसे पहली बार होगा आने वाले 3-4 महीने में। आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से सांसदों के लिए कुर्सियां खाली छोड़ी जाएंगी और इससे जताया जाएगा पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखिए हमारे इलाके में पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा करके हमारी डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर हमारी संसद में नहीं भेजा जा रहा है। और आप देखिएगा कि जैसे ही ये स्ट्रेटजी अभी आएगी आज की डेट में, क्योंकि अनुच्छेद 370 हट चुका है, उसको उठा के भारत ने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का कोई संविधान नहीं है जो आज की डेट में किसी प्रकार की बाधा क्रिएट करेगा। वो एक इलाका यूनियन टेरिटरी का है और यूनियन टेरिटरी पे यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है और यूनियन गवर्नमेंट आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। और जो बड़ा कदम मैंने आपको ये बताया वो ये है कि सीटें खाली छोड़ी जाएंगी, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैंपेन अनलीश किया जाएगा पूरे वर्ल्ड के सामने कि देखिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी के खिलाफ है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रहा है, भारत में उस इलाके से आए हुए हमारे चुने हुए सांसद जो होंगे उनको चुनने नहीं दे रहा है। आप चीज़ को समझिए। मैंने आपको बताया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ईस्ट पाकिस्तान या बलूचिस्तान नहीं है। रणनीति और खेल दोनों जगह पे अलग है। भारत बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, क्या रणनीति है, उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। लेकिन वो रणनीति पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं चलेगी। तो आई होप अब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो रणनीति भारत की ओर से चलाई जा रही है वो रणनीति बहुत ही कम समय के अंदर रंग लाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन
शुरू होने वाला है और उसको जोड़ेगा भारत डेमोक्रेसी के साथ। पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन जाएगी, पीओके की ज़मीन भारत के पास वापस आएगी। धन्यवाद।